सोचिए, जिसका भी ये आइडिया होगा कि आज महिला खिलाड़ियों को सड़क पर घसीटते हुए डिटेन करना है, यकीन मानिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक हितैषी तो बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए आज किस तरह से सर्व धर्म समभाव, ये तस्वीरें देखिए। भारत एक धर्म प्रधान भी देश है, जैसे जाति प्रधान देश है। धर्म यहाँ लोगों के नशों में बहता है। अस्पताल से ज़्यादा लोग धर्म को तरजीह देते हैं, चाहे कोई किसी धर्म का। अस्पताल, स्कूल, विज्ञान से ज़्यादा लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका वो भरपूर दोहन करती है। इससे ज़्यादा दोहन कांग्रेस करती आई है। रामायण घर घर पहुंचाया गया, महाभारत पहुंचाया गया, राम मंदिर के ताले खोले गए। मुस्लिम तुष्टीकरण का लगातार कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है, उनको उन्होंने वोट बैंक के तौर पर देखा। नरेंद्र मोदी भी उसी तरह की राजनीति कर रहे थे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं थी, लेकिन कम से कम 2-3 चीज़ें हैं जो उनको अलग करती है। सोचिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति ने किस तरह से ब्राह्मण समाज को अलग थलग कर दिया है। चित्रा त्रिपाठी बता रही थी कि एक समय ब्राह्मण समाज दर्जनों राज्य में सीएम होते थे। चित्रा त्रिपाठी बता रही थी कि 1/4 से ज़्यादा, हर एक चौथा सांसद ब्राह्मण समाज से होता था। आज कर्नाटक के नतीजे का ये लिस्ट देख लीजिए। बाकायदा जाति के नाम से मंत्रिमंडल कांग्रेस ने बनाया है। वो कांग्रेस जिसमें ब्राह्मण समाज का एक छत्र राज्य था, सब कुछ ब्राह्मण समाज के कंट्रोल में था, उन्होंने ब्राह्मण समाज से किनारा करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करके बीजेपी सरकार बना सकती है? मुझे लगता है नहीं बना सकती है, क्योंकि ये SC, ST, OBC और किसानों के दौर की राजनीति है। क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते बीजेपी के, और बीजेपी ने हर जिला में SC, ST, OBC के अध्यक्ष न बनाए होते, जितना वो टिकट बांट रही है राज्यसभा में, बीजेपी एक ऐसा बहुत कम होता था कांग्रेस के दौर में। यहाँ तक कि आरजेडी ने अब तक एक भी, आरजेडी में कह रहा हूँ, आरजेडी ने अब तक एक भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को संसद नहीं भेजा है राज्यसभा से, जहाँ रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो मेरे कई जानने वाले लोग हैं, दुष्यंत गौतम शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बीजेपी से राज्यसभा गए। बीजेपी ने वाल्मीकि समाज के एक शख्स को राज्यसभा भेजा है। कल मैं देख रहा था SC मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो राज्यसभा सदस्य हैं। SC OBC मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो राज्यसभा अध्यक्ष हैं, राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। SC मोर्चा के जो है वो राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो डाइवर्सिटी बीजेपी ने लोगों को सिखा दिया है, मजबूर कर दिया है। और कर्नाटक में जिस तरह से पहले मंत्रिमंडल आया था, उसके बाद से जो ये मंत्रिमंडल है, आपको लगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, राजनीतिक बता रहा हूँ। तो सोचिए, कर्नाटक में जो मंत्रिमंडल बना है उसमें सिर्फ एक ब्राह्मण समाज के मंत्री बनाए गए हैं, और ये मैं नहीं, राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया है। तो डाइवर्सिटी तो आ रही है। सोशल जस्टिस, भले जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो सोशल जस्टिस न करे, लेकिन बीजेपी ने इनको करने के लिए, कांग्रेस को तो करने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस ने हाल ही में 50% रिजर्वेशन जो है वो SC, ST, OBC के लिए रखा है अपने पार्टी में। ऐसा कभी नहीं होता था। इस देश में सवर्ण समाज के हितों को सबसे ज़्यादा कोई बचा कर लेकर आई थी तो वो कांग्रेस थी। बीजेपी के दौर में वो पैरामीटर्स टूट रहा है और तमाम डाइवर्सिटी की बातें हो रही है। जो लोग आरोप लगा रहे थे कि क्या इस देश के जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, क्या वो ट्राइबल हैं इसलिए उनको नहीं बुलाया गया, इससे पहले जो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे उनको नहीं बुलाया गया था नए संसद के जब शिलान्यास हो रहा था, आज जब उनका लोकार्पण हुआ तो भी नहीं बुलाया गया। उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो किसान कम्युनिटी से आते हैं। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ऐसा है। इस बात में बिल्कुल दम नहीं है। बीजेपी के तमाम सांसद, चाहे वो ट्राइबल हों, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हो, वो सब वहाँ दिख रहे थे। यहाँ तक कि जो पुजारी मंगवाए गए हैं, जो पुजारी थे, वो सब तमिलनाडु से थे। और इससे ये साफ नहीं होता है कि क्या वो सब के सब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण समाज के ही पुजारी थे क्या? मुझे लगता है नहीं थे। दिलीप मंडल ने कहा है, जो जानकार हैं इन सब के, कि किसी के बहुत कम ही पुजारी होंगे उसमें जिनके शरीर पर जनेऊ नहीं था। वो एक प्रतीक है कि विप्र ही उसे पहनते हैं, ग्रहण करते हैं।
लेकिन तमिलनाडु में एक सिस्टम है, ये लोग मदुरई से थे, तमिलनाडु में एक सिस्टम है कि पुजारी की नियुक्ति किसी जाति की भी हो सकती है, किसी भी जाति का पुजारी हो सकता है। तो ये भी आरोप गलत लगता है। नया संसद है, मैं फिर कह रहा हूँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि नया संसद की आपको शुभकामनाएं, लेकिन आप काम लोक हित में कीजिए, संवैधानिक हितों की रक्षा कीजिए और संविधान के हिसाब से सरकार चलाइए। ये ठीक वैसे ही है जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बाबा साहेब के नाम पर जो पार्क बनवाया, जिसमें बहुजन महापुरुषों की तमाम तस्वीरें लगी हैं, साहू, फूले, गाडगे, पेरियार। नोएडा में उन्होंने बनवाया। आज वो, उस समय की मीडिया ने इसी तरह से इसका बहिष्कार किया था। आज भले मोदी जी के समर्थन में हो मीडिया, मायावती जी का बहिष्कार किया गया, लेकिन आज वो देश के धरोहर है, लखनऊ की पहचान है, उससे रेवेन्यू आता है, फिल्मों की शूटिंग होती है। क्या शानदार वो पार्क है, लखनऊ को सुंदर बनाता है। तो हो सकता है नया संसद जिसमें 800 लोगों को बैठने की जगह हो, कल और डाइवर्सिटी आएगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध ठीक नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं फिर कह रहा हूं, ये दाग सब पर लगते रहे हैं कि विधानसभा के उद्घाटन, खुद नीतीश कुमार जी ने विधानसभा उद्घाटन में जो नया जो भवन बना था विधान परिषद का, उसका उद्घाटन खुद उन्होंने किया है, राज्यपाल से नहीं करवाया, कांग्रेस ने करवाया है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, देखिए पत्रकार के मतलब होता है आप सब बातों को सही सही रखिए, लेकिन इन सब, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ, अंबेडकर और नोएडा को सजाया, संवारा। तमाम आलोचनाओं के बाद वो आज राष्ट्रीय संपत्ति है, देश का संसद भी देश का ही होगा। आज वो प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं भी रह सकते हैं। जो दिल्ली के एक जानकार इतिहासकार है, वो कहते हैं कि जिसने भी दिल्ली में शीश महल बनाया वो ज़्यादा दिन राज नहीं किया। अखिलेश यादव ने भी कहा है। लेकिन सवाल है कि अगर वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ आते तो ये और 4 चांद लगता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सर्वधर्म समभाव के भी संकेत दिए। वहाँ पादरी भी बुलाए गए, वहाँ गुरु नानक साहब के गुरु की भी चर्चा हुई और गुरुबानी भी कही गई। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से भी लोग पहुँचे और तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना कि ये हिंदू राष्ट्र का संकेत है उतना तो सही नहीं है, लेकिन जानकार इस पर बताएंगे। लेकिन इन सब पर पानी फेरता है ये तस्वीर। सोचिए किस तरह से महिला खिलाड़ियों को घसीटा गया, जिसने भी फैसला लिया है। और मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की अगर ये कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर बड़ा बट्टा लगा रहा है। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहूँगा कि बीजेपी की राजनीति ने इस देश को जरूर एकजुट तो कर दिया है, विपक्षी दलों को। और मैं एक बात और कहूँगा, सोचिए महिला खिलाड़ियों के लिए भी इस देश का विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है। तो आप पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो अपने बलबूते ये काम कीजिए। विपक्षी नेता, विपक्षी दल नहीं आएगा बचाने। सोचिए इतनी दर्दनाक तस्वीरें हैं, 1 महीने से ज़्यादा समय से बेटियां सड़कों पर बैठी थी, जाट कम्युनिटी की बेटियां थी, भारत की बेटियां थी, रिप्रेजेंट करती थी। वो कोई मामूली बेटियां नहीं थी, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया था, मेडल जीते थे। उसके बाद भी सोचिए जो कांग्रेस राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए सड़कों पर उतर गई थी, इन खिलाड़ियों के समर्थन में नहीं आया। न आरजेडी आया, न सपा आई। सपा तो ब्रजभूषण शरण सिंह 2009 में सपा से सांसद बने थे, वो बीजेपी से सपा से बीजेपी, अखिलेश यादव नहीं आए, आरजेडी का कोई नेता नहीं आया। तो मान के चलिए कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो मुद्दों को नहीं पकड़ना चाहते हैं, न मुद्दे पकड़ पाते हैं, और वो चाहते तो इसको राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना सकते थे। लेकिन ये तो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी का बहुत शानदार है। और एक बात तो तय है कि इस पूरे खेल में आज जो घटना हुई है, जिस तरह से खिलाड़ियों के टेंट को ख़त्म कर दिया गया है, उनको डिटेन किया गया है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, सोशल मीडिया का दौर है, टीवी अखबार पर आप रोक लेंगे, लेकिन आप इसे टीवी अखबार पर आप रोक लेंगे, सोशल मीडिया पर आप नहीं रोक सकते हैं। तो दूसरे विंडो में मैं प्रधानमंत्री के तमाम अच्छे कामों को बता रहा हूं कि उनकी वजह से डाइवर्सिटी आ रही है पॉलिटिकल पार्टियों में। आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, बसपा हो, इन तमाम राजनीतिक दलों को मजबूर होना पड़ रहा है
कि आपको SC ST OBC सोशल जस्टिस राजनीति की बात करनी पड़ेगी। इससे पहले जाति जनगणना की बात इतनी तेजी से नहीं होती थी। अगर आप 90 का दशक छोड़ दें, एक पूरा दौर बीता है जो दूसरी पीढ़ी, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, या फिर आपको बता दें कि स्टालिन पर मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, जब वो सत्ता में है, सोशल जस्टिस की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, नीट में उन्होंने रिजर्वेशन दिलाया है, लेकिन RJD पर, सपा पर और बसपा पर ये सीधे सीधे आरोप लगता है, JMM पर। ये लोग अपनी दूसरी पीढ़ी की राजनीति कर रहे हैं और इन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई को कहीं भूल गए थे। वो लड़ाई फिर से तेज हो रही, क्योंकि बस BJP के आने के बाद सोशल जस्टिस के लोगों के साथ अत्याचार बढ़ा है, नौकरियां घटी हैं, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। इस वजह से दबाव बढ़ा है, पब्लिक में जागरूकता आई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ये लोग कैंपेन चलाने में असफल रहे हैं। और वहीं कास्ट डाइवर्सिटी, राजनीति के लिए ही सही, 27 OBC मिनिस्टर्स हों, राष्ट्रपति कभी दलित कभी ट्राइबल, उपराष्ट्रपति किसान समाज से, ये करने में मोदी जी कामयाब रहे हैं। तो अगर आप बड़े सत्ता के लिहाज से देखें तो ब्राह्मण समाज का पक्ष सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। और कांग्रेस ने तो लगभग तय कर लिया है कि सवर्ण हमें वोट नहीं करता है तो हम उनको मंत्री नहीं बनाएंगे। लिंगायत को ये देखिए पूरी लिस्ट है आपके सामने, OBC, लिंगायत, बोकालीगा, जिस तरह से जैन समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, ईसाई समाज के लोग हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, लेकिन एक ब्राह्मण मंत्री बनाए गए हैं। दिलीप मंडल ने इसी को लेकर एक लेख लिखा है कि क्या मोदी सरकार में, BJP के राज में क्या ब्राह्मण मुस्लिम की तरह तुष्टीकरण के शिकार हो रहे हैं। और अब सभी पार्टियों को, BJP के अलावा सभी पार्टियों को लग गया है कि ब्राह्मण समाज का वोट हमें नहीं मिलता है, इसलिए हमारी दिलचस्पी नहीं। जिस तरह से BJP ने तय कर लिया था कि हमें मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलता है और उन्होंने मुसलमानों को टिकट देना बंद कर दिया, क्या ये बात अब BJP के अलावा तमाम पार्टियों ने तय कर लिया है कि हमें सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज का या सवर्ण समाज का वोट नहीं मिलता है, इसलिए हम उनको टिकट नहीं देंगे? कांग्रेस की इस मंत्रिमंडल से तो यही लगता है। कर्नाटक में ब्राह्मण समाज के सिर्फ एक मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन आज जिन लोगों ने भी आइडिया दिया है, जिन लोगों ने भी महिला खिलाड़ियों पर एक कार्रवाई की है, जिनकी भी प्लानिंग हो, मुझे लगता है कि ये फैसले ने, इस एक तस्वीर ने, जो तस्वीरें दूसरे विंडो में लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर ने प्रधानमंत्री के अपने कार्यकाल के सबसे ऐतिहासिक दिन, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर उनको याद किया जाएगा कि उन्होंने देश को एक भव्य शानदार अपने कार्यकाल में संसद भवन दिया। जब विस्तार होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, 800 से ज़्यादा लोकसभा के सदस्य बैठ सकते हैं, 300 के आसपास, 287 300 के आसपास राज्यसभा के सदस्य वहाँ बैठ सकते हैं, आधुनिक तकनीक से बना हुआ है। उसके बाद भी एक तस्वीरों ने सब पर पानी फेर दिया है, और वो है इन महिलाओं की तस्वीर। लेकिन सवाल है कि बहुजन, कांग्रेस, सपा, RJD, JMM, तमिल, ये तमाम पार्टियां जो हैं ये महिलाओं के साथ नहीं उतरी, उनके समर्थन में नहीं आई। आज भले वो ट्वीट कर रहे हो, मैं तमाम लोग के ट्वीट भी बताऊंगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि एक तस्वीर जो है वो संसद भवन के उद्घाटन का, जिस तरह से ब्रॉडकास्ट हुआ है, जिस तरह से लाइव दिखाया गया, जिस तरह से पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा, मैं फिर कह रहा हूं ये देश का संसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शरीक होती, धनखड़ जी शरीक होते, उपराष्ट्रपति, या उनके हाथों से होता तो और चार चांद लगता। लेकिन चलिए, BSP सुप्रीमो मायावती ने जो कहा कि चलिए जिसने बनाया वही उद्घाटन करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संपत्ति तो देश की है, समाज की है। लेकिन उस सारे जो शानदार तस्वीरें थी, शानदार जो उनका फैसला था, चाहे सर्वधर्म समभाव का फैसला हो, चाहे तमाम धर्म के लोगों को वहाँ बुलाकर सम्मान, उनसे मंत्रोच्चार कराने का फैसला हो, गुरबानी का फैसला हो, सब पर पानी फेरता है एक ये तस्वीर, जहाँ इस देश की महिला खिलाड़ियों को जिस तरह से सड़कों पर घसीटा गया। कम से कम ये तस्वीर जो है, इन तस्वीरों पर भारी पड़ता है सोशल मीडिया के हिसाब से। और जिन लोगों का भी ये फैसला है वो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक हितैषी तो नहीं हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति को बदल दिया है नरेंद्र मोदी ने, और इससे BJP के अलावा जितनी राजनीतिक दल है, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सोचने पर मजबूर हो गई हैं
कि क्या हमें सवर्ण समाज का वोट नहीं मिलता है, क्या हमें सिर्फ SC ST OBC और किसान जातियों का वोट मिलता है। एक सबसे बड़ा मैसेज ये जा रहा है। दूसरा मैसेज जा रहा है कि क्या बीजेपी की सरकार में किसी भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर, चाहे गंभीर कितना भी मामला हो, क्योंकि खबरें आप बहुत दबा नहीं सकते हैं, भले टीवी अखबार खबर न चलाएं, लेकिन तमाम शानदार संसद, शानदार उद्घाटन, सर्वधर्म समभाव, देश को एक शानदार संसद मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काम की सराहना तो करनी होगी कि उन्होंने एक बढ़िया प्रोजेक्ट दिया। इस पर गुण दोष पर बात होती रहेगी कि ऐसे दौर में शुरू हुआ जब लोग सड़कों पर चल रहे थे, जब कोरोना था, महामारी थी, लोग एक भीषण बीमारी के चपेट में थे, उस दौर में इस काम को शुरू किया गया। लेकिन ये देश का ही संसद है, इस देश में ही रहेगा और डेमोक्रेसी रहेगी तो संसद में और भी लोग आते जाते रहेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों पर, इन तमाम तस्वीरों, जो शानदार तस्वीरें संसद भवन से आ रही थी, उन सब पर पानी फेरती है ये तस्वीरें जिस पर बेटियों को सड़क पर घसीटा गया है। आपको क्या लगता है कि क्या आज ही के दिन ये करना जरूरी था? उनको वहां रोका भी जा सकता था, डिटेन किया जा सकता था। 1 महीने से वो धरने पर बैठी हुई थी। अगर उनको रोक दिया जाता, इस तरह की तस्वीरें सामने ना आती, तो पॉलिटिकल फायदा तो नरेंद्र मोदी जी को जरूर मिल रहा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सोचना पड़ेगा बीजेपी को कि जो टीवी और अखबार में लोग काम कर रहे हैं, चाहे जो टीवी अखबार के मालिक हैं या चाहे उनके जो सवर्ण कार्यकर्ता हैं, जो इस पर ताली बजा रहे हैं, उनके वोट से तो सरकार नहीं बनती। आप किसानों को, मजदूरों को, SC ST OBC को, महिलाओं को नाराज करके सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और शायद इसलिए उन्होंने संसद से कहा है कि संसद से गरीबों के लिए फैसले होंगे। क्या इस एक तस्वीर ने संसद भवन के उद्घाटन की तमाम तस्वीरों पर पानी फेर दिया? क्या ये फैसले लेने में चूक हुई है? और क्या कर्नाटक की तस्वीर, इस मंत्रिमंडल के बाद ये नहीं लगता है कि तमाम राजनीतिक दल अब ये सोचने लगे हैं, जब कांग्रेस ऐसा सोचने लगी है जहां ब्राह्मण वर्चस्व सबसे ज़्यादा होता है, ब्राह्मण समाज का सबसे ज़्यादा वर्चस्व होता है, कि ब्राह्मण समाज के लोग सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं, सवर्ण समाज के लोग सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। क्योंकि इस लिस्ट में, मंत्रिमंडल का मैं लिस्ट बता रहा हूं, उसमें साफ है कि सिर्फ बताया गया है जिस तरह से कि सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं ब्राह्मण समाज से। तो ये अद्भुत है और ये ऐसा पहले नहीं होता था। तो इसी तरह से जैसे परसेप्शन बन जाता है कि SC BSP को वोट देता है या यादव RJD को देता है तो इसका खामियाजा होता है। लेकिन ये खामियाजा देखिए, ये तमाम जो तस्वीरें हैं मैं बता रहा हूँ, नामधारी रेड्डी, बोकालीगा, SC राइट, बजिंगा, विश्वेश्वरैया लिंगायत, ST ब्राह्मण, एक ब्राह्मण समाज के मंत्री बनाए गए हैं। रेड्डी लिंगायत, पंसाली लिंगायत, SC लेफ्ट, सदर लिंगायत, SC भोबी, आदि बिजिंगा लिंगायत, मुगबिना BC। तो ये तमाम कम्युनिटी, लिंगायत, माइनॉरिटी, जैन, BC बैकवर्ड क्लासेस, बोकालिंगा ST। तो ये जो 24 मंत्री बनाए गए हैं उनमें सबके नाम के आगे उनकी कम्युनिटी को दिखाया गया है कि वो किस कम्युनिटी से आते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण मंत्री जो हैं दिनेश गुंडू राव बेंगलुरु से ब्राह्मण समाज के मंत्री बनाए गए हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी जिसको मैं एक साथ बता रहा था, किस तरह से एक तस्वीर ने, सोशल मीडिया की एक तस्वीर ने प्रधानमंत्री के उन तमाम, जो आज का जो दिन था, जो ऐतिहासिक दिन था, जिसमें उन्होंने भाषण में भी कहा कि महाराष्ट्र की लकड़ी है, भदोही की कालीन है, ग्रेनाइट जो है वो राजस्थान के हैं, हम बिहार के लोग हैं तो हमारे तो मजदूर होंगे। और ये भी अच्छी तस्वीर थी, उन्होंने मजदूरों को जिस तरह से सम्मानित किया, ये कांग्रेस की कभी परंपरा नहीं रही। ये अच्छी परंपरा है जो मजदूरों का ध्यान रखे, बड़े सिंबॉलिक हो, दुनिया में बहुत चीज सिंबॉलिक होती है। तो ये साफ है कि जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ी, संसद को लेकर शाहरुख खान का इस्तेमाल किया, उन्होंने अक्षय कुमार, शाहरुख खान, मनोज मुंशीर, तमाम लोगों से एक शानदार आयोजन था।
और इसका क्रेडिट मिलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने देश को एक नया संसद, शानदार संसद दिया है। भारत उतना भी लाचार, बेबस और गरीब देश नहीं है कि वो एक अपने लिए नया संसद नहीं बना सकता है। और 800 सीटें हैं तो हो सकता है कि वो इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का विस्तार करें। तो कांग्रेस पर जो आरोप लगता रहता था कि वो सारे जगह इंदिरा गांधी, नेहरू, इंदिरा या राजीव गांधी के नाम पर एयरपोर्ट हो, शहरों का नाम हो, तमाम स्टेडियम हो, सबके नाम करते रहते थे, उस परंपरा को तोड़ा उन्होंने। कांग्रेस जहां सचिन को चुनती थी भारत रत्न के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने डाइवर्सिटी लाई है। भारत पद्म भूषण देखिए, पीटी उषा को वो आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं। तो जो सवर्ण वर्चस्ववाद था कांग्रेस के दौर में, वो तो टूटा है कम से कम। और वो टूटा ही नहीं है, बीजेपी की वजह से तमाम पार्टियों ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया और SC ST OBC की बात करने लगी है। आरजेडी की एक बात की तारीफ, आरजेडी ने जो ट्वीट किया है राष्ट्रीय जनता दल ने ताबूत वाला, वो शेप को लेकर दिखाया कि जो नए संसद का शेप है वो इसी तरह का है, लेकिन वो टिका हुआ है उस पर, क्योंकि उसे पता है कि जो टीवी अखबार के लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, मैंने उसके नीचे जो कमेंट देखा, जो लालू यादव के लिए जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, आरजेडी को पता है कि ये तमाम जो सवर्ण समाज के लोग उस पर ट्वीट कर रहे हैं वो हमारे वोटर नहीं हैं। और उन्होंने वो ट्वीट नहीं हटाया। लगभग ये पहला ट्वीट है जो 4 मिलियन के करीब गया है। तो आरजेडी का भी प्रचार प्रसार जो है, निगेटिव कैंपेन होता है। आरजेडी कुछ भी करती, कोई भी बड़ा काम करती, तो टीवी अखबार उसको इतना स्पेस नहीं देता आज, जितनी बार आरजेडी बोला गया है। मैं वही कहूंगा, 2 खबरें बड़ी भारी पड़ी है आज के। पहला, महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, वो तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर दौड़ रही है। शाम में खबरें ऐसे ही मर जाएंगी क्योंकि IPL है। और जो शानदार तस्वीरें थी संसद की, चाहे वो सर्व धर्म संभाव हो, शानदार संसद हो, वहाँ किसी को नहीं पता कि जो मदुरई से, तमिलनाडु से जो पुजारी आए हैं वो किस जाति वर्ग के हैं। तो ये भी नहीं आप आरोप लगा सकते हैं कि जाति की वजह से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति साहिबा को नहीं बुलाया गया है, जो भारत की प्रथम और द्वितीय नागरिक हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि पुजारी में कौन किस कम्युनिटी से होंगे। तमाम कम्युनिटी के सांसद रहे हैं। हाँ, उद्घाटन को लेकर विपक्ष का विरोध था, वो एक अलग मसला है। लेकिन महिला खिलाड़ियों की तस्वीरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल नुकसान तो कर ही दिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।